मॉर्निंग एवरीवन, आ रही है मेरी वॉइस सबको? मॉर्निंग मैम। अच्छा, जो मैंने कल दो वीडियोस देखी है अपने। यस मैम। हाँ जी, बाकी सबने? यस मैम। नो मैम। सतेंद्र का तो मेरे को पता ही था। मैम अगर ना मैं रिकॉर्डर देखने वाला गुड होता मॉर्निंग मैं मैम। रिकॉर्डर बैच ही ले लेता। मेरे को ना एक्चुअली में रिकॉर्डिंग वाला पता नहीं क्यों रिकॉर्डर देखी नहीं जाती। मेरा तो ऐसा है, अगर कोई क्लास छूट भी गई है ना, उसका भी मैं बाद में रिकॉर्डर वगैरह नहीं देखता, जो बस साथ में चल रहा है चल रहा है। मैं ना अभी ये पूछने से पहले बोलने वाली थी कि एक्सेप्ट सतेंद्र। बाकी बताओ। अच्छा, चलो। अब हमारे पास आता है वेव क्या होती है। आज हम चैप्टर करेंगे वेव मोशन। मैम इसके तो पहले आप कह रहे थे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। हाँ, ये चैप्टर बस आज खत्म हो जाएगा, तो सारे इकट्ठे करेंगे। देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वेव मोशन। अब वेव मोशन में देखें कि वेव क्या होती है। कि वेव क्या होती है, तो वेव हमारे पास डिस्टरबेंस होती है। डिस्टरबेंस इन मीडियम। अब ये डिस्टरबेंस का क्या मतलब है? आप लोग ना, जैसे एक पानी है, ठीक है, समुंदर है, नदी है, कुछ मर्जी लगा लो, नहर है। अब वहां पे क्या करते हो? पहले पानी ना एकदम, अगर हम कोई भी कुछ भी डिस्टरबेंस ना करें, पानी ना एकदम शांत होता है, ठीक है। बट जैसे ही हम उसमें कुछ भी मार देते हैं, तो एकदम से क्या होता है, उसके अराउंड बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। वो डिस्टरबेंस क्या है? वो है एनर्जी, ठीक है। मीन्स वो जो डिस्टरबेंस है ना, उसको हम बोल सकते हैं वेव। तो अगर आपसे पूछे कि वेव है क्या, वो डिस्टरबेंस है मीडियम में, ठीक है। विदाउट डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं बनता है, विदाउट डिस्टरबेंस कुछ भी नहीं बनता है। बट अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो जो मोशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं, ठीक है। अब ये मोशन किस वजह से होता है? वो इसलिए होता है, हम एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं उसको, ठीक है। हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ भी थ्रो किया, तो जो थ्रो करना है वो एनर्जी प्रोवाइड करना है उसको। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो जो एनर्जी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, ठीक है। तो जो वेव क्या करती है, वेव मोशन क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अभी तक का हमारा वेव मोशन में फर्स्ट चीज हमने सीखी है कि वेव क्या होती है। वेव क्या होती है? डिस्टरबेंस होती है मीडियम में। सेकेंड चीज, जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ये वेव है, ये वेव है, ठीक है। अब पहली चीज, सबको ये चीज तो पता ही होगी कि इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है, और जो ये मिनिमम वैल्यू होती है उसको ट्रफ बोला जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये भी क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो वेव मोशन का चैप्टर करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दो क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या फिर दो ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रस्ट मीन्स वो हमारी वेवलेंथ हो जाएगी, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट क्रस्ट और या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच में हमारे पास डिस्टेंस वेवलेंथ बन जाता है। अब उसके बाद एक दो और नोटेशन है, वो नोटेशन जैसे लैम्डा क्या होता है? लैम्डा 2 पाई बाय कुछ होता है, इसकी वैल्यू याद है किसी को? 2 पाई के मैम। वैसे तो मैम कल तो जो आपने इक्वेशन ड्राइव कराई थी उसके हिसाब से तो 2 पाई बाय के। वैसे लैम्डा 2 पाई बाय टी भी लिखते हैं हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से। यस। देखो, ये कुछ नोटेशंस को आपको पता होनी चाहिए
कि लैम्डा को हम लिख सकते हैं 2π/k और एक फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है 2π/t और आपको ये भी पता है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/t के इक्वल होती है। u इज इक्वल टू 1/t होता है। अब यहाँ से हो जाएगा 2πu। ठीक है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होगा, ये न्यू आई है कि लैम्डा को हम वेव वेक्टर की टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब ये के हमारे पास यहाँ पे क्या है वेव वेक्टर। वेव वेक्टर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है वेव प्रोपोगेशन के बारे में कि वेव किस तरह प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये वेव इस तरह प्रोपोगेट कर रही है तो के वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में होता है। तो वेवलेंथ और के के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका रिलेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्सल होती है ट्रांसवर्स या फिर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ठीक है, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। इनमें क्या डिफरेंस होता है, अगर आप याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ, स्पेलिंग गलत है देख लेना। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मींस जहां पे हाँ लॉन्गिट्यूडनल मींस लेंथ। ठीक है, एल से याद रखना लेंथ, जो हमारी वेव लेंथ के अलोंग होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अब लेंथ के अलोंग मतलब कि इस डायरेक्शन में मीडियम प्रोपोगेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में मीडियम प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है? उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही हो। ठीक है, उसी डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही हो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक तरफ हमारा मीडियम प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है? एक तरफ हमारा मीडियम प्रोपोगेट कर रहा है और उसी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल मींस उसी लेंथ के अलोंग हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। या फिर जो वेव उस सिस्टम के लेंथ के अलोंग प्रोपोगेट करे उसको क्या बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, एक होती है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स। ये ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, जैसे मीडियम मेरा इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और इसके पैरेलल डायरेक्शन में कौन प्रोपोगेट कर रहा है, वेव प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, इसको आप बोलोगे ट्रांसवर्स वेव। इसकी ना बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाती हैं आपको, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेगी। तो आप एक चीज याद रखना कि लॉन्गिट्यूडनल मींस जो लेंथ के अलोंग वेव मूव करने वाली है, ट्रांसवर्सल मींस जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करने वाली है। ठीक है, मैम मैम जी मैम जो लॉन्गिट्यूडनल होती है उसमें ये भी होता है ना कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आता है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, अगर दूसरी वेव आती है तो ये भी हो सकता है ना मैम। क्रस्ट के ऊपर ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, उसमें दूसरे में फिर क्या आएगा, मैम उसका अपोजिट होता है, हाँ मतलब जी, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, मैम इसका अपोजिट होता है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आता है, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आता है ट्रांसवर्स में। जैसे मर्जी बोल सकते हो, जैसे मर्जी बोल मैम सकते हो। तो सबसे मतलब लंबा, कि हाँ, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे बुक में अगर देखें वो ऐसा लिखा हुआ है कि जिस डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, मीडियम मीन जिस डायरेक्शन में मीडियम वाइब्रेट करेगा उसी डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपोगेट कर रही हो तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल, अगर उसके परपेंडिकुलर है तो वो हो जाएगा ट्रांसवर्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है वेव की इक्वेशन। वेव की इक्वेशन बताओ जल्दी से क्या होती है। करली स्क्वायर एक्स बाय करली स्क्वायर वाई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करली स्क्वायर वाई बाय करली टी स्क्वायर। यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेव की इक्वेशन होती है। करते क्या है हम ड्राइव ये वी आएगा या सी आएगा?
स्पीड ऑफ लाइट के लिए होता है। आप यहाँ पे मीडियम की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सी आता है। अब यहाँ पे मीडियम में वेव बनाने की बात हो रही है, तो अगर मीडियम की बात करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम। ये रटी होनी चाहिए वेव इक्वेशन क्या होती है। अच्छा, अब ये चीज तो हम कर चुके हैं, इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, देखते हैं किसको याद है। इसका मैम ये सोल्यूशन क्या क्वेश्चन होगा, कहाँ से बनाई हमने? क्या हुआ, ये क्वेश्चन कहाँ से आई? ये क्वेश्चन कहाँ से आई। अच्छा जी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला चैप्टर किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ जी। वहां पे आपको दिखा दूं मैं, एक लिख दूं, ये किया है। मैम मेरे ख्याल डायरेक्ट रिजल्ट ही लिखा था। ये हमने वहां पे डायरेक्ट तो नहीं, वहां पे तो हमने निकाली थी कि एक del square E is equal to 1 by c square, ये निकाली थी वहां पे, देखो याद आया किसी को, ये भी निकाली थी। हाँ जी, आया याद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्फीयर मैग्नेटिज्म में। नहीं मैम ये नहीं निकाली थी। मैम निकाली थी। निकाली थी मैम। मेरे को तो याद है, मैंने आपको करवाया, ये चीज हाँ जी पक्का मैम याद है निकाली कि थी। करवाई है मैंने आपको। निकाली थी मैम ये तो। अकॉर्डिंग टू ये सेकंड निकाली थी ना, मैक्सवेल्स ये इक्वेशन। किसकी आई थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आई थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव इक्वेशन है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगी साउंड वेव होगी, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाई और वाई लेके चल पड़ी हूँ वेरिएबल। ये ऐसे है, इस तरफ एक्स हो जाएगा, इस तरफ क्या है, वाई हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो मीन्स वाई क्या है, एम्पलीट्यूड बनेगा उसका, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने वाई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो साउंड वेव्स होंगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, वो हमें एंड में पता चलेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है तो यहाँ पे ई आ जाएगा, देखो सेम चीज है, डेल स्क्वायर को ये लिखा हुआ है क्योंकि मैं सिर्फ जो मोशन है वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन अगर एक डायरेक्शन में हो रहा है तो यहाँ पे मैंने डेल स्क्वायर को क्या लिख दिया, ये एक्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1 बाय यहाँ पे ये फ्री स्पेस की वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन होती है, बट यहाँ पे वेव की वेलोसिटी है वो भी किसमें, मीडियम में, तो उसकी वेलोसिटी v लिखती है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम के साथ डेरिवेटिव है, ये हो गया, तो लिख सकती हूँ इन दोनों को कंपेयर करके मैं ये चीज। हाँ जी, लिख सकती हूँ इन दोनों को कंपेयर करके। ठीक है मैम। हाँ जी बताओ, मैम इसका मतलब ये वाई डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। इसका मतलब ये डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही थी, पहले ये बताओ। मतलब कि अगर आप बोल रहे हो कि वेव वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ से इसका मतलब होगा कि वेव ई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड प्रोपेगेट कर रही थी। हाँ, तो इसका सोल्यूशन है ना वो आएगा, जैसे ए ई रेज़ टू पावर आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है वेव। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक्स वाली चीज रखी है, ठीक है। तो अगर ये वेव इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन हमारे पास ये निकल के आना है, y इज इक्वल टू ए ई रेज़ टू पावर आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये जो सोल्यूशन है ना, ये प्लेन वेव का सोल्यूशन भी है, ये प्लेन वेव का सोल्यूशन भी है, इसको बोलते हैं प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव सोल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो में शायद मैंने डेरिवेशन करवाई हो,
डेरिवेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का मन है तो कर सकता है, अगर किसी ने एक्स्ट्रा पढ़ना है, अदरवाइज तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो वेव की क्वेश्चन है ये निकल के आने वाली है। जो प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स वाला कंपोनेंट लिया है, ठीक है। वैसे तो आप वाई वाला भी ले सकते थे, जेड वाला, बट यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डेरिवेटिव एक्स के साथ होना है, बाकी सारी चीजें क्या बतानी है, जीरो। तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक्स वाला लिया है। तो ये वेव इक्वेशन याद रखो, और यहाँ पे डी क्या है, वेलोसिटी है वेव की मीडियम में, और जो इसका सोल्यूशन है वो ये निकल के आना है, y इज इक्वल टू ए e रेस टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी। जो k के साथ चीज पड़ी होती है वो हमें प्रोपोगेशन के बारे में बताती है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो वेव की प्रोपोगेशन है वो एक्स डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। वेव की प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में हो रही है। लिख लो इस चीज को जल्दी से। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। kx माइनस ओमेगा टी, उसका वैसे कोई चक्कर नहीं है, नेगेटिव भी लिख देते हैं ये, उल्टा भी कर देते हैं ये, ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख देते हैं कई बार ये। माइनस का फिर डिफरेंट उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ देखो, अभी हमारे लिए जो प्रोपोगेशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ हो रही है। अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ होती तब मैं ये लिख देती। एक्चुअली आपने ना एक साइन कन्वेंशन रखने होते हैं। ये बुक अगर आप गणेश की बुक उठा के देखोगे तो मॉडर्न हर में आपको जो इसकी वो है ना, क्या बोलते हैं, मतलब सिंबल्स या फिर ये वाली चीजें अलग अलग लिखी होंगी इन्होंने, ठीक है। अगर आप ये चीज लेके चल रहे हो ए ई रेस टू पावर आइटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। अगर ये इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूँ माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। ये भी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। अगर यहाँ पे माइनस है तो मतलब कि वेव हमारी माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगी। हाँ जी, क्लियर है या फिर अभी भी डाउट है? मैम क्लियर है। बाकियों में किसी को डाउट हो? चले आगे। यस मैम। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या होती है, ठीक है। इसकी फिर से डेरिवेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेरिवेशन कर गए 3-4 लेक्चर तो हमारे डेरिवेशन करने में ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है जो, तो इसके इक्वल होती है। हाँ जी, मैम y इज इक्वल्स टू क्या था मैम? कनेक्शन चला गया था, लाइट चली गई थी बीच में मेरी हमारे यहाँ। y इज इक्वल टू a e रेस टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी। कि y में से a क्या है, एम्पलीट्यूड है वेव का, और ये हमें क्या बताता है कि वेव प्रोपोगेट कर रही है x डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये नेगेटिव होता मतलब कि ऐसे होता,
इसका मतलब वेव माइनस एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताया आपको। ये लिखा हुआ था। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अब आती है करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। अभी करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पहले चीज, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अब आप एक चीज देखो, एक ना वो इसकी ना एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो। एग्जांपल कैसे समझोगे? एक ना रस्सी ली आपने, ठीक है, एक रस्सी ली, उसको आपने एक पहले एक जगह फिक्स कर दिया। एक रस्सी को आपने क्या कर दिया? एक जगह फिक्स कर दिया। मान लो ये रस्सी ली मैंने, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं इतनी जगह मैंने एयर है, कि इतनी जगह रस्सी मैंने रखी हुई है वाटर में। ये रस्सी का एक थ्रेड एक एंड मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस बॉल के साथ, और एक मैंने अपने हाथ में पकड़ा है। ठीक है, एक मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, और इतने पार्ट को मैंने एयर में रखा हुआ है, इतने पार्ट को मैंने वाटर में रख दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगी, डिस्टरबेंस मींस ये रस्सी, ये वॉल है ना, अब यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, तो मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी तो डिस्टरबेंस हुआ मीडियम में। डिस्टरबेंस किया हमने मीडियम में ना, वहां पे वेव आएगी। तो वहां पे क्या आएगी? वेव जनरेट होगी। अब जो वेव बनी है, ये जो वेव बनी है, अगर वो पानी में है तो उसको कुछ अपोजिशन, क्योंकि एक आपने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाई है ना, मैंने उसको पकड़ के ऐसे कर दिया, रस्सी को ऐसे कर दिया, तो मैंने फोर्स लगाई है ना, तो उसको अपोज कौन करेगा? अपोज करेगा ये मीडियम। अगर मीडियम एयर है, ठीक है, अगर ये फ्री स्पेस की बात करो तो वहां पे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो रेजिस्टेंस लगाते हैं, वो क्या करेंगे? इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर आप वाटर में रखी वेव को देखोगे, जैसे ही वेव ही आगे ट्रेवल करेगी वाटर में, तब मीडियम के पार्टिकल कुछ और तरह से इसको अपोजिशन प्रोवाइड करेंगे। तो जो ऑपोजिशन मिल रही है ना, वो है इम्पीडेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन प्रोवाइड, ऑपोजिशन है जो, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस। ठीक है, एक ये पर्टिकुलर मीडियम, हर एक मीडियम की अपनी रेजिस्टेंस होगी, हर एक मीडियम अपना ऑपोजिशन प्रोवाइड करेगा ना। अगर आपने फ्री एयर में रखा है तब अलग होगा, अगर आपने वाटर में रख दिया तब आपके पास क्या हो जाएगा? ऑपोजिशन कुछ और होगी। ठीक है, तो ये क्या है? करेक्टरिस्टिक्स बन गई किसकी? मीडियम की, तभी इसका नाम लिखा है करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो मेन आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि अगर वेव एक मीडियम में ट्रेवल करेगी, वेव अगर एक मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो उसको मीडियम कितनी ऑपोजिशन देने वाला है, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। और जो इम्पीडेंस का जो रिजल्ट है वो निकल के आता है Z इज इक्वल टू रो सी। ठीक है, अब सी मत लिखो, यहाँ पे ना बी ही लिखो, यहाँ पे वेलोसिटी लिखो, रो इंटू बी। यहाँ पे Z इज इक्वल टू रो इंटू बी लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये V क्या है? ये V है जो वेव ट्रेवल कर रही है ना, जिस वेलोसिटी के साथ मीडियम में, वो है ये वेलोसिटी। ठीक है, अब रह गई चीज रो क्या है? V को लिख लेना क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ मीडियम। अब रो क्या है? अब रो क्या है? रो हमारे पास है, इसकी वैल्यू है T/b², T/b²। ठीक है, वैसे ना जो रो होती है वो मास डेंसिटी है, या फिर हाँ, रो हमारे पास मास डेंसिटी है। रो हमारे पास क्या है? मास डेंसिटी है। और मास डेंसिटी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे मास डेंसिटी अगर लिखे क्या होती है? मास पर यूनिट। अब यहाँ पे हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी लेंथ, यहाँ पे हो जाएगी लेंथ। ठीक है, अगर 2D में बात करते तो एरिया आ जाता, अगर 3D में बात करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1D में बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ, ये क्या बनती है? मास डेंसिटी। और मास डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं T/b²। अब ये TB तो आपको पता है वेलोसिटी है, T क्या है? टेंशन।
ये टेंशन कहाँ से आ गई? ये टेंशन कहाँ से आई है? इस रस्सी में टेंशन होगी। अगर आपने इस तरफ ऐसे हिला दिया फोर्स को, नहीं तो रस्सी को ऐसे कर दिया, तो ये रस्सी अपने आप को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगी ना, तो वो क्या करेगी? आप जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रही हो, तो उसके ऑपोजिट क्या लगती है? टेंशन लगती है। जैसे स्प्रिंग के केस में क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स लगती है। ठीक है, स्प्रिंग के केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, वैसे ही यहाँ पे रस्सी में क्या लगती है? टेंशन लगती है। जस्ट हमने क्या किया है? फोर्स का नाम दे दिया। जो अपोजिशन लगने वाली है ना, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाली है, उसको हमने नाम दे दिया टेंशन। तो ये है टेंशन। ठीक है, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो क्या हो जाएगी? Z इज इक्वल टू रो इनटू V। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज हमारे पास क्या होती है कि जैसे मैंने ये चीज की है, ये चीज की है, अब मान लो मेरे पास ये है, अब हमारे पास यही है। इस चीज को आप कैसे समझ सकते हो कि जो ग्लास में पानी है, ठीक है, इस ग्लास में एक पानी है, ये ग्लास है जिसमें क्या है? यहाँ पे वाटर है। तो वेव ट्रेवल कर रही है। पहले ये फ्री स्पेस में थी, ये एक मीडियम था। जैसे ही क्लास में एंटर करेगी, ये ग्लास है जो, वो क्या काम करेगा? बाउंड्री का काम करेगा। फिर हम किस में जंप कर जाएंगे? सेकंड मीडियम में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे है कि पहले ये मीडियम 1 है हमारा, ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 हम मान लेते हैं एयर, और मीडियम 2 हम मान लेते हैं वाटर। तो मीडियम 1 से जैसे ही वेव ट्रेवल करके आ रही है, तो ये हमारी क्या हुई? बाउंड्री हुई। तो बाउंड्री को क्रॉस करने, जैसे ही ये बाउंड्री में स्ट्राइक करेगी वेव हमारी, तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी आगे। दो ही चीजें है ना। अगर वेव एक, ये है मीडियम, ये बाउंड्री है, ये एक इस तरफ कुछ और मीडियम है, इस तरफ कुछ और मीडियम है, तो ये जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी, क्या बोल रही थी, हाँ, ये मीडियम में, ठीक है जी, वेव जैसे ही इस बाउंड्री को, मीन्स इस बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करेगी, तो जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? या तो वो वापस आ सकती है उसी मीडियम में, या फिर वो ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है। तो दो चीजें पॉसिबल, हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है ना। तो हमारे पास जैसे ही वेव यहाँ पे टकराई, जो इंसिडेंट हुई उसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं A1, ए है। ठीक है, अब कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हुआ और कितना पार्ट ट्रांसमिट हुआ, ये हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ईडी में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, याद है किसी को? हमने किया है ये चीज, डायरेक्ट रिजल्ट। यस मैम। यहाँ पे भी हमने सेम चीज निकालनी है, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की हमें वैल्यू याद रखनी है। फिर से डेरिवेशन हम नहीं करेंगे इनकी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ये है, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है, और ये क्या है? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? अच्छा, मुझे पिछले वाले केस में बताओ, आपने क्या लिखा था? N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 पूरे का मैम स्क्वायर। देख के बोल रहे हो फिर ऐसे ही? नहीं मैम, याद किया। ये किया था ना। आगे बताओ कोई और सेकंड की वैल्यू। मैम 2 1 माइनस कर N1 देंगे इसे। 4 N1 N2 प्लस N2 होल स्क्वायर, ये होता है। अब सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे N1 में जितना, अब अपने यहाँ पे ये सारा रिजल्ट निकलता है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखोगे
Z1 minus Z2 by Z1 plus Z2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे लिखोगे 4Z1 Z2 by Z1 plus Z2 होल स्क्वायर। ये चीज लिखी जाती है। इन दोनों में आप सेम चीज याद रखोगे। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो तो ये चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पूछा जाए, ठीक है, मैम मतलब कि आप कौन सा। हाँ जी, 1 माइनस और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट करके भी यही बनेगा। यस यही होता है R प्लस, ठीक है, सही बोला है आपने। R प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन याद कर लो जिसको नहीं पता है, R प्लस टी इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर आपको R पता है तो T क्या हो जाएगा R माइनस 1। तो अगर आपको पेपर में जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देती है, अगर आपको रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछे जाए तो आप ये निकाल लोगे। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस की वैल्यू देके रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट पूछे जाए तो आप ये निकाल लोगे, ठीक है। बाकी सारी चीजें इसमें सेम रहने वाली है। मैम हाँ जी, मैम जब आपने बोला कि टेंशन होती है वो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की इक्वेशन में, तो मैम जब अब अगर हम एक ओपन पानी में कुछ एनर्जी फेंकते हैं तो जो वेव थोड़ा सा लाउड बोलोगे आप, मेरे को समझ। मैम मैम जब ओपन पानी में हम कोई वेव एनर्जी फेंकते हैं तो वो जो वेव प्रोड्यूस होती है तो उसमें मैम टेंशन किस टाइप में होएगी, कौन सी होएगी टेंशन मैम? आपने तो वो बॉल के केस में बता दिया ना कि रस्सी है तो उसके अपोजिट वहां पे कुछ टेंशन। और होएगा। मैम वो कैसे आएगा? वो आता है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा, वो कुछ और आएगा वहां पे। ये तो पर्टिकुलर रस्सी की बात हो रही है। ओके मैम। सोच के बता दूं, वैसे मेरे को याद नहीं आ रहा कि क्या आएगा, माइंड पे नहीं आ मैम रहा। ओके मैम। मैम फिर वो इसीलिए मतलब बाद में जो एनर्जी मतलब वेव फिर वो गायब हो जाती है इस टेंशन के कारण, क्योंकि वो अपोजिट में लगता है तो। मीडियम में अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो मीडियम क्या करेगा, उस चीज को अपोज करेगा कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। इसलिए क्या कर देता है वो, क्या कर देता है, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। जो डिस्टरबेंस क्रिएट की है उसको अपोज करते करते फिर वो चीज रेस्ट पे चली जाती है कुछ टाइम बाद, और ठीक है। मैम हाँ जी मैम। मैम और जब आपने ग्लास का केस बताया था अभी, तो मैम उस ग्लास के केस में भी मतलब हमें अगर इसमें वेव प्रोड्यूस करनी होती है तो हम उस ग्लास को मतलब हिलाते हैं तो वो फोर्स होगी, तो उसमें मैम बाहर से हम वेव फ्रिक्वेंसी कैसे देंगे मैम? आपने बोला था ना कि इसमें वेव देंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक तरफ बाहर एयर से आ रही है, वो जैसे ही इस ग्लास में एंटर करेंगी तब हमारे पास क्या होगा, ये हो गया ना चीज कि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल कर गई वेव। हाँ जी मैम। ठीक है मैम। ये बोल रही हूँ मैं। अगर आपने यही वाला चीज केस समझना है ना, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो जैसे वो रस्सी वाला बताया था मैंने कि थोड़े से पार्ट को एयर में रखो, थोड़े से पार्ट को लिक्विड में रखो, तो वेव को डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो ये डिस्टरबेंस मूव करती करती पहले एयर में है फिर लिक्विड में जंप करेगी। जो ये लिक्विड और एयर के बीच में एक बाउंड्री होगी ना, तो जैसे ही वहां पे स्ट्राइक करेगी तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, ठीक है। लिख लिया सभी ने ये वाला चीज। हाँ जी मैम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आएगी, दो तरह की और वेव्स होती है, एक स्टेशनरी होती है, एक प्रोग्रेसिव वेव्स होती है।
जैसे ये जुलाई में पेपर होना है तो जून तक हो जाएगा सिलेबस खत्म और रिवीजन भी। हाँ ये कर देंगे हम। अभी तो एक्चुअली डेट इसकी अनाउंस, अच्छा उसकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है या फिर नहीं हुई? नहीं हुई मैम। नहीं हुई? नो। आप हुई है नहीं हुई बोल रहे हो? नहीं हुई मैम, नहीं हुई। नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ जी, आप आज ओ, ही वीडियो बना के अपलोड करोगे, आपके पेपर अब नजदीक आ गया है, तैयारी कर लो। नहीं डालूंगी क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं अभी। अच्छा मैं क्या बोलती, हाँ ये ना अभी अगर ये डेट, क्या हुआ? हो सकता है डेट आज एक्सटेंड कर दें, तब भूल गए हो। कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं अगर ये डेट एडमिनिस्ट्रेशन अभी क्लोज अगर होगी ये है ना। पेपर की डेट अनाउंस कर देते हैं ना, डल हम डबल क्लासेस लगा के बाकियों की रिवीजन हो जाएगी, नए बच्चों की वो हो जाएंगी। मैम अभी तो कह रहे हैं कि एंड ऑफ जून कंफर्म हो ही जाएगा पेपर। कब कंफर्म हो जाएगा एंड ऑफ जून। पेपर? हाँ जी। किसने बोला है? इतनी जल्दी नहीं है ये पंजाब वाले। सारे ना पोस्ट शेयर करते रहते हैं कि बात हो गई भी 90% कंफर्म है, पेपर हो वो ना जाएगा। टाइम पास है वो, कंप्लीट। मैम अपना आप ऐसे हमको बोल तो रहे टेंशन हो गई थी कि हमारा तो सिलेबस होगा ही नहीं। हैं। हाँ चैट जी। पेंसिल वालों को ना जज ने कह दिया है, जैसे नोटिफिकेशन आया था वैसे भर्ती कर दो। नोटिफिकेशन कब आया? 435 ईटीटी पोस्टां ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਕੱਲੀ ਨਿਰੋਲ ਈਟੀਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ 2364 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। देखा पेपर तो होगा बट इतनी जल्दी नहीं होगा। मैम ये ज्यादा डिले नहीं नहीं जाएगा। मैम, वैसे हो सकता है पंजाब वाले कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ना, आपको पता ही है, आपने तो वो पेपर दिया हुआ है कॉलेज वाला, कॉलेज कैडर का। 45 दिनों में पेपर अप्लाई करके पेपर ले लिया था, सिर्फ 45 दिनों में। 45 भी नहीं मिले थे, 45 भी नहीं मिले थे, तो हाँ इससे भी जी कम मैम। टाइम था। तो जो लास्ट मास्टर कैडर हुआ था उसमें यही चीज हुई थी। अभी यहाँ पे तो ये डेट ही एक्सटेंड करते जा रहे हैं पीएस टेट रिजल्ट की वजह से। पता है जो 3 ना हमारे स्टूडेंट हैं पीएस टेट के, उनके साथ यही इश्यू पड़ रहा है, उनका रिजल्ट क्लियर नहीं कर रही है। जो फाइनल आंसर की आई है ठीक है, उसके साथ कार्बन कॉपी मैच की तो रिजल्ट कुछ और बन रहा है। ठीक है, जो उन्होंने स्कोर कार्ड दिया है वो कुछ और बन रहा है। वो बच्चे क्लियर है बट उनका रिजल्ट अटका पड़ा है, अभी भी क्लियर नहीं किया उन्होंने। तो वो कैसे कर सकते हैं आगे? ये फॉर्म फिल इन्होंने बंद कर दिया है, खोलना पड़ेगा इनको दोबारा से। देखना ये खुलेगा 1-2 दिन में। मैम वैसे भी ना, मतलब कि अगर उन्होंने कार्बन कॉपी को लेकर केस लगा दिया ना, अभी मेरे ख्याल से आगे की बार से कार्बन कॉपी भी देने हट जाएंगे। कार्बन कॉपी भी देने हट जाएंगे, अब ये कार्बन कॉपी भी नहीं दिया करेंगे, ऐसे भी बच्चे बाद में ना फिर इनके जो इन्होंने अपने बंदे सेट करने होते हैं वो नहीं होंगे। पीएस टेट के रिजल्ट से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। हाँ जी मैम, ये तो है। जो चीज है वो तो चलो मास्टर कैडर में ये चीज कर सकते हैं, बट जब सिलेक्शन होनी है पीएस टेट क्लियर, बच्चे का क्लियर है नहीं क्लियर, ठीक है, वो तो सिर्फ उनका अभी इनिशियल स्टेप है ना, फॉर्म फिलिंग नहीं अगर वो कर पाएंगे। अब ये तो कोर्ट केस वो करेंगे, अगर उन्होंने ये फॉर्म फिलिंग इन्होंने बंद कर दी, वो बच्चे रह गए, तो वहां मैम पे फिर मतलब पड़ेगा। मैम आप एंड ऑफ जून के हिसाब से सिलेबस करवा दो प्लीज। जून के हिसाब से एंड ऑफ जून? क्योंकि मैम ये इमिडिएटली देंगे, बीच में टाइम भी नहीं देंगे। नहीं ऐसा तो नहीं, कम से कम 1 मंथ का टाइम तो देंगे, 1 मंथ का नोटिस तो देंगे। क्योंकि हमारा तो मैम चैप्टर भी एक भी चैप्टर नहीं हुआ कंप्लीट। आपको मैंने आपको क्या बोला है कि आपकी डबल क्लासेस लगा के सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी आपका। मैं फिर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी तो ये होगा, क्योंकि भी मैथ्स का भी हमारा अभी डायनेमिक्स चल रहा है, उसको दोबारा से स्टार्ट करवाएंगे। अभी केमिस्ट्री का तो पहले वाला ही नहीं खत्म हुआ, तो वो लग नहीं रहा कि हो जाएगा एंड ऑफ।
देखो मैं फिजिक्स का आपको इतनी चीज बोल सकती हूँ, ये मैंने बहुत स्लो करवाया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हफ्ते में 3 ही क्लासेस लगती हैं, कि 3 दिन क्लासेस ही नहीं लगी हैं। अगर रेगुलर 7 के 7 दिन क्लासेस लगाए ना, प्रॉपर 2 घंटे की क्लास लगे, कुछ भी नहीं है फिजिक्स का सिलेबस, कुछ भी नहीं है। मैम आप ऑफलाइन बैच भी लगा रहे हो? नहीं, मैं किंतु उसका लिंक भेज दिया करो आप हमें। ऑफलाइन बैच वो तो CSIR का है, इसका 1 जून से आएगा। मास्टर कैडर का, मास्टर कैडर का ऑफलाइन बैच 1 जून से आएगा। हमें भी लिंक भेज दिया करो वो वाली क्लास का 1 जून से। हाँ जी, भेज दिया करूंगी। अच्छा, अब आ जाओ वापस टॉपिक पे। एक स्टेशनरी वेव्स होती हैं और एक प्रोग्रेसिव वेव्स होती हैं। अब स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है? स्टेशनरी वेव्स का क्या मतलब है कि जो डिस्टरबेंस है ना, वो कुछ एरिया में ही, ठीक है, कुछ एरिया में ही कन्फाइंड है। मान लो जैसे आप बोल रहे थे, ग्लास को आप अगर हिलाते हो तो डिस्टरबेंस होती है ना, जैसे बाल्टी में पानी पड़ा है तो वहां पे आप कुछ भी रोड़ा मार दो, हाथ हिला दो, ठीक है, वहां पे डिस्टरबेंस होगी ना। वो जो डिस्टरबेंस है बाल्टी तक की सीमित है, तो बाहर तो नहीं जा रही, तो वो कुछ एरिया में ही सीमित है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स। मीन्स वो कुछ एरिया में ही कन्फाइंड है, उसको बोलेंगे हम स्टेशनरी वेव। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस दीवार के साथ एक रस्सी बांध लो, या उस रस्सी का एक एंड यहाँ पे बांध दो, एक हाथ में पकड़ लो, तो ये वेव ऐसे जाएगी, वेव ऐसे जाके ट्रेवल करती हुई आगे जाएगी, फिर यहाँ पे आगे आगे नहीं पास होगी, ये फिर वापस आ जाएगी अपने हाथ तक। तो ये क्या है, सिर्फ इतने रीजन में ही कन्फाइंड हुई ना, तो ये क्या है, स्टेशनरी वेव बनेगी। मतलब कि जैसे ये वेव है, ये सिर्फ इतने रीजन में ही कोई वेव कन्फाइंड है, तो वो क्या बनेगी, स्टेशनरी वेव बनती है। वो क्या बनती है, स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स बहुत दूर तक ट्रेवल करती हैं। जैसे आप समुंदर में डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, बहुत दूर तक एक नदी में डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, तो वो देखो मीडियम कहाँ से कहाँ उसको पहुंचा देगा वेव्स को, तो वो क्या होती है, प्रोग्रेसिव वेव्स होती है। ठीक है, तो जो हमने अभी तक किया है, वो जो रिजल्ट किए हैं हमने, वो सारे हमने प्रोग्रेसिव वेव्स के लिए निकाले हैं। पहली चीज, आप लोगों को ये चीज क्लियर है दोनों कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं और प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, बताओ। मैम स्टेशनरी वेव्स जिसमें बाउंड्री कन्फाइंड हो, हाँ प्रोग्रेसिव वेव जिसमें कोई बाउंड्री कन्फाइंड ना हो, वो कहीं भी जा सकती है। हाँ, बस ठीक है। तो अगर कोई वेव थोड़े से रीजन में ही घूमे जा रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेशनरी वेव। अगर वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम प्रोग्रेसिव वेव। और प्रोग्रेसिव वेव के लिए हम सोल्यूशन निकाल चुके हैं। सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा t। y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब सेकंड चीज है, अगर हमने इसका सोल्यूशन लिखना हो, इसका सोल्यूशन डिफरेंट होता है। पहली चीज, इसकी ना एक चीज याद रखना, वो चीज आपने क्या याद रखनी है कि जब भी आपको मेंशन ना हो कि किसका सोल्यूशन लिखना है, स्टेशनरी का लिखना है, प्रोग्रेसिव का लिखना है, तो आपने सोल्यूशन प्रोग्रेसिव का लिखना है। जैसे मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिकल में बताती हूँ ना कि अगर डायमेंशन मेंशन नहीं है तो उसको 3D का केस लेके चलो, अगर रिलेविस्टिक नॉन रिलेविस्टिक मेंशन नहीं है तो उसको नॉन रिलेविस्टिक लेके चलो। तब यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर आपको मेंशन नहीं है स्टेशनरी कि कौन सी वेव है, स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव है, तो वहां पे क्या करना है आपने, वहां पे इसको प्रोग्रेसिव वेव लेके चलना है, जिसका सोल्यूशन ये होता है y इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा t। और जो स्टेशनरी वेव का सोल्यूशन होता है वो क्या बनने वाला है, स्टेशनरी वेव का सोल्यूशन ये बनने वाला है, y इज इक्वल टू -2 आइटा, वैसे ये कांस्टेंट ही है, e रेज़ टू पावर आइटा ओमेगा t sin kx। ये होता है इसका सोल्यूशन, स्टेशनरी वेव का सोल्यूशन ये होता है। लिख लो ये चीज।
ये तो दोनों का सोल्यूशन आपको याद रखना है कि स्टेशनरी वेव का सोल्यूशन क्या होता है और प्रोग्रेसिव वेव्स का सोल्यूशन हमारे पास क्या निकलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज लिख लिया सबने, कर दूं? यस मैम। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है, एक होती है फेज वेलोसिटी, एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। एक होती है फेज वेलोसिटी और एक होती है ग्रुप वेलोसिटी। अब ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? अगर वेव देखो, एक वेव सिंगल अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो जिस वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव करेगी उसको क्या बोलेंगे? फेज वेलोसिटी। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ वेव्स मूव कर रही है, ठीक है, बहुत सारी वेव्स क्या है एक साथ मूव कर रही है, तो उसको हम एक सुपरइम्पोज बना के बोलेंगे। मींस अब हम एक ग्रुप की अगर वेलोसिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी? ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी? ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी। तो फेज वेलोसिटी मींस जब एक वेव ट्रेवल कर रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है? फेज वेलोसिटी हो जाएगी। एक वेव किस वेलोसिटी के साथ मूव करती है? फेज वेलोसिटी के साथ। और ग्रुप वेलोसिटी का क्या मतलब है कि एक ग्रुप किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा? ग्रुप वेलोसिटी के साथ। अब जो फेज वेलोसिटी है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा बाय के और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? डी ओमेगा बाय डी के। फेज वेलोसिटी की वैल्यू होती है ओमेगा बाय के और ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू होती है डी ओमेगा बाय डी के। अब इसको हम एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसको हम एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखो, जैसे ना यहाँ पे मैंने एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एच कट के साथ डिवाइड कर दिया। एच कट के साथ मल्टीप्लाई और एच कट के साथ क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये चीज क्या बन गई? एनर्जी। और ये क्या बन गई? मोमेंटम। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है, ई को क्वांटम में एच कट ओमेगा होता है और पी क्या होता है? एच कट के। बताओ ये चीज पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ जी मैम। मैम एनर्जी का तो पढ़ी है बन ना? जाएगा पर ये मोमेंटा वाला नहीं पता मुझे। यस नहीं एनर्जी मैम, वाला हो बन जाता है जाएगा, ऐसे। मोमेंटम वाला एनर्जी नहीं वाला तो पता। मैम वो बन एच जाएगा ना, कट एच कट पे लिख देंगे एच बाई 2 पाई, ओमेगा को लिख देंगे 2 पाई न्यू, 2 पाई से 2 पाई कट गया, एच न्यू रह गया। एच न्यू एनर्जी के इक्वल होता है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग। बट ये अबे मोमेंटा ये मोमेंटम क्या? कैसे आया? एच बाई 2 पाई इंटू के। ये 2 पाई बाई 3 क्या होता है? लैम्डा। ये आपने डी ब्रॉगली पढ़ा है इक्वेशन? हाँ जी मैम, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी है। यही तो दिख रही है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई टी। देखो बन रही है कि नहीं? ठीक है। यहाँ से आ रही है एक्सप्रेशन। 2 पाई बाई के होता है लैम्डा, एच बाई लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एच बाई टी, ये डी ब्रॉगली से निकल रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हम ई को एच कट देकर भी लिख सकते हैं और पी को एच कट के भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फेज वेलोसिटी में हमने क्या किया? एच कट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और एच कट के साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से इसको लिख दिया ई, इसको लिख दिया पी। कई बार ना एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देके आपको फेज वेलोसिटी पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने ये बताया है। तो इसको ई बाई पी भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच कट के साथ मल्टीप्लाई, एच कट के साथ डिवाइड करना है। ई बाई डी पी ये बनेगा, डी ई बाई डी पी। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। या फिर अच्छा, अगर आपने इसको के की टर्म्स में ही रखना है तो इसको लिख दिया ई, इस एक्स कट को बाहर निकल लिया, ये ऐसे हो
जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/h कट मीन्स मैंने इसको लिख दिया ई, ये वाला h कट बाहर लिख लिया dj, ये ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशंस आप लोगों को टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, इसमें से कभी भी आपको कोई भी रिजल्ट पूछा जा सकता है। मैम ये अब दोबारा एच कट कैसे आ गया? मतलब एच कट से मल्टीप्लाई किया, एच कट से डिवाइड किया, एक टर्म इवन। मैंने इसको लिख दिया ई, इसको लिख दिया मोमेंटम, यही किया। हम स्क्रीन पर हो गया है, हाँ जी, अब ठीक है। सेकंड चीज मैंने क्या लिखी है, ये इसको ना एच कट के को पी नहीं लिखा, एच कट के को मैंने पी नहीं लिखा। मैंने क्या किया, ये वाला एच कट बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा डी के, वही तो लिखा है। आया समझ में कि नहीं? आ गया मैम। P इक्वल्स टू एच कट के, एक बार दोबारा बता दो ये कैसे बना था? हमारे पास ये होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच बाई पी। पी को हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट, अच्छा यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू निकाल लो, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, ये आप सबने पढ़ी हुई है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच यस बाई पी, मैम। तो मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली एच बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा हमारे पास होता है 2π/k, लैम्डा होता है 2π/k, तो यहाँ से देखो h बाय 2π/k, तो ये बन जाएगा hk/2π। अब h कट क्या होता है, h/2π, तो h/2π को हमने क्या लिख दिया, h कट, ये बन गया। ऐसे ही अगर आप सेकंड वाले को देखोगे, e को h कट ओमेगा कैसे लिखा है, e है h कट ओमेगा, h कट की वैल्यू पुट की h/2π इनटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π न्यू, 2π न्यू, तो ये h न्यू, ये होता है ना, e को h न्यू लिख दिया हमने। मैं चाहे इससे बैक इसमें आ जाओ, चाहे इससे इसमें कन्वर्ट हो जाओ, सेम ही चीज है। हाँ जी, क्लियर है अभी ये चीज? यस मैम। और किसी को कोई डाउट हो? एक मिनट, मेरे को ना सिलेबस देखने दो, इसका क्या चीज हमारी रहती है। इसमें मैम हमने एक तो V फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है मेन, और एक ग्रुप वेलोसिटी का, और तो मैम रिलेशन नहीं माइंड इसमें। हाँ, ठीक है। एक मिनट, मेरे को ना सिलेबस देखने दो। देखो, हमने वेव इक्वेशन कर ली है, ट्रांसवर्स वेव कर ली है, द स्ट्रिंग एज अ फोर्स ऑसिलेटर, करेक्ट। अच्छा, इसी की वेव इक्वेशन निकल के आएगी। करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हो गई है, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इम्पीडेंस मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही नहीं। वेव वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी चाहिए रहता है, एनर्जी ना नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशंस, wave group of many components, bandwidth theorem, transverse wave in periodic structure। अच्छा,
एक रह गई हमारी चीज एनर्जी। एक चीज रह गई एनर्जी, कैसे निकालेंगे हम? देखो अगर हम प्रोग्रेसिव वेव की बात करें, प्रोग्रेसिव वेव के लिए हमने अभी लिखा था y इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अगर हम सिर्फ यहाँ पे एक इसका कंपोनेंट लेके चल पड़े, चाहे आपको अच्छा इमेजिनरी की बात करो चाहे आप रियल पार्ट की बात करो, ठीक है, इसके क्योंकि दो कंपोनेंट निकल के आएंगे ना, एक रियल पार्ट निकल के आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा। चाहे आप रियल के साथ काम कर लो चाहे इमेजिनरी के साथ काम कर लो रिजल्ट सेम आएगी। जैसे अगर आप रियल पार्ट के साथ काम कर रहे हो तो ये आ जाएगा cos kx माइनस ओमेगा टी। कौन सा टॉपिक है? क्या हुआ? टॉपिक का नेम क्या है मैम इसका? एनर्जी ऑफ अ वेव, एनर्जी ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव्स। अब जो एनर्जी है, ठीक है, आपको मेथड बता देती हूँ कि ये कैसे निकलेगी। वो मेथड क्या है? एनर्जी, टोटल एनर्जी सिस्टम की पहली चीज किसके इक्वल होती है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम स्क्वायर। अभी ये स्प्रिंग का केस तो है नहीं, अभी ये एक स्प्रिंग का केस तो है नहीं जिसमें हम वो लिख दें डायरेक्ट, ठीक है, बट अगर ये स्प्रिंग का केस होता तो ये आ जाना था। ये चीज हमने की हुई है, बताओ। यस मैम। यस मैम। अब आप एक चीज याद रखना, यहाँ पे ना सब जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सब वेव्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, यही तो वेव है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो चाहे ये स्ट्रिंग की वजह से हो, चाहे एक रस्सी बनाए, चाहे वो पानी में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उसका एंड में रिजल्ट है ना वो इसके जैसा ही आना है। वो रिजल्ट है ना जो वो इसके जैसा ही निकल के आना है। तभी आप चाहे स्ट्रिंग की बात हो चाहे रस्सी किसी की भी बात हो, अपने अगर एनर्जी निकालनी हो वेव की तो आप ये चीज लगा सकते हो, U इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाई है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पाई, तो के वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज और, ये वेलोसिटी है, आपको वाई पता है, वेलोसिटी निकाल लोगे, वेलोसिटी यहाँ से क्या होगी, dy by dt इज इक्वल टू a sin माइनस a, क्योंकि cos का डेरिवेटिव करोगे माइनस साथ में आ जाएगा k sin kx माइनस ओमेगा t। तो यहाँ से u की क्या वैल्यू निकलेगी, 1/2m माइनस के ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 के को हम एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोगों ने एक मिनट मार्कर चेंज कर दो, हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये चीज कर चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम, स्क्वायर रूट इस तरफ ले जाओ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा ए स्क्वायर। डब्ल्यू नहीं आएगा, ए डब्ल्यू नहीं आएगा मैम यहाँ पे, डी वाई ओवर डी टी, कहाँ ए पे? डब्ल्यू साइन ऊपर मैम। यस, के साथ टी के साथ कर रहे हैं ना, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फिर। वो आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगी, टी के साथ कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। और मैं फिर फिर वाई के की की वैल्यू, जगह भी ओमेगा आएगा, हाँ जी, के की जगह भी ओमेगा आएगा, ए ओमेगा। कहाँ, यस, और इस वाले के की जगह पे हमने क्या लिख दिया है, एम ओमेगा स्क्वायर।
ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंपल हार्मोनिक अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस में कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना मींस इसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर ax माइनस ओमेगा t प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t, ये चीज बन जाएगी। तो अभी यहाँ से 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी इतनी निकल के आएगी। आपको एनर्जी निकालने के लिए वेव का एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। फिर आपके पास ये नीचे वाली टर्म दिख रही है, अभी देखो दिख रही है ये टर्म। यस मैम। यस मैम। निकलो इसको जल्दी से। मैम जैसे ये हमने एनर्जी निकाली है प्रोग्रेसिव वेव की, है ना। अगर हम स्टेशनरी वेव की बात करेंगे, वो तो दोनों साइड बाउंड होगी, वो तो फिर जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों आएगी? दोनों साइड से बाउंड है तो फिर उसका तो नेट तो जीरो ही होगा, उसकी भी कुछ आएगी। अंदर अंदर तो वेव एनर्जी मूव कर ही रही है, आएगी एनर्जी। ओके। वो किसी एनर्जी के साथ ही मूव कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली मैम वो आ तो रेस्ट पे ही जाएगी ना, जब उसको मतलब मोशन के लिए वो ही नहीं मिलेगा तो वो कुछ टाइम बाद आ तो रेस्ट पे ही जाएगी। नहीं, वो ऐसी ऐसे घूमती रहेगी वेव, ये है रीजन। ऐसे है, फिर वापस आ गई, फिर चली गई, फिर वापस आ गई, ऐसे घूमती रहेगी एक ही रीजन में। क्योंकि हम मोस्टली बात करते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की। अनडैम्प्ड मींस जब वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज ही ना हो उसका टाइम के साथ। वो तो जब हम रियल लाइफ में पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि अच्छा डैम्प्ड ऑसिलेशंस भी होती हैं, फोर्स ऑसिलेशंस भी होते हैं, ठीक है। वो चीज की है, तो सबसे पहले हम अनडैम्प्ड की ही बात कर रहे हैं। मैम फिर तो एनर्जी सेम ही आ रही है सबकी। ये हुआ, क्या हुआ? मैम एनर्जी सेम आ रही है सबकी। मैम आपने अभी कल हाँ परसों जी, एक होमवर्क नहीं दिया था, एक्स और वाई का निकालो, तो उसमें भी सेम यही आ रहा था एक्सप्रेशन मैम 1/2। सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि सब जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन ही हो रहा है, तो रिजल्ट सेम आएगा सब जगह। ओके मैम। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? अच्छा ये वाला हो चुका है, अभी साउंड वेव्स वाला बचा है सिर्फ। साउंड वेव वाला देखना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के कि आपको कितना का कराने की जरूरत है, क्योंकि इसमें से मोस्टली पेपर आता नहीं है, बट करवाना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है पेपर में। हो सकता है आपको इस बार वाइब्रेशन ही डाल दे पूरी की पूरी। इसके प्रीवियस ईयर के 10 मिनट है ना हमारे पास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं, रुकना 1 मिनट। मेरा हो गया खत्म। हाँ जी ये हो गया है खत्म, बस साउंड वेव्स वाला कल करेंगे। बाकी भी मैम इसके प्रीवियस मिनट पड़े हैं अभी, प्रीवियस ईयर के इम्पीडेंस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैचिंग वगैरह नहीं करनी है? नहीं वो नहीं करनी। वैसे इम्पीडेंस मैचिंग का पता क्या मतलब होता है? वो ना 3 मीडियम लेके चलते हैं, वो 3 मीडियम लेके। अच्छा थोड़ा सा ना अगर आप impedance matching करवा देती हूँ। हमने अभी किया था रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू थी z माइनस z1 बाई z1 प्लस z2 होल स्क्वायर। और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है?
4z1 z2 yz1 प्लस z2 होल स्क्वायर। ये क्या है? इम्पीडेंस मैचिंग का मतलब z1 z2 सेम हो जाए, दोनों मीडियम की इम्पीडेंस मैच कर जाए, उसको बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग। अगर इम्पीडेंस मैचिंग होगी तो ये दोनों इक्वल, तो ये 0, इसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। तो वेव देखो, अगर सेम ही मीडियम, इस तरफ मीडियम है, ठीक है, एयर, इस तरफ भी सेम ही मीडियम है, तो दोनों की तभी इंपीडेंस मैच करेगी ना, तो वेव पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी, ठीक है। अंदर जाने का मतलब वेव पूरी की पूरी सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ भी पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इंपीडेंस मैचिंग में ये चीज होती है, ठीक है। इंपीडेंस मैचिंग में ये चीज होती है, जब हम इम्पीडेंस मैच कर देते हैं तो वेव पूरी की पूरी ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्शन 0 होती है उसमें। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? एक मिनट, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालते हैं। इसको शेयर किए हुए थे। मैम फिर इम्पीडेंस मैचिंग में टी की वैल्यू तो 1 ही आ जाएगी अगर आर 0 हो गया तो। यस, तो पूरी की पूरी वेव ट्रांसमिट कर जाएगी ना। हाँ जी मैम। हाँ जी। किसको भेजे हुए थे?
मैम ने क्लास लीव कर दी। हाँ जी, फिर मतलब अब नहीं होगी क्लास। टाइम के अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। मैम का वाईफाई खराब हो गया, मैं उन्हें मैसेज किया है पर लीव का तो बताया ही नहीं। कर जाए लीव? कर देते हैं फिर लीव। चलो 7 बजे तक वेट कर लेते, 2 मिनट रह गए। अलका, आपने कब से स्टार्ट किया हुआ है? आई थिंक जनवरी से स्टार्ट किया था, 19 के ऑनवर्ड बाद में। ओके। मैम कह रहे हैं लीव कर जाओ, ग्रुप में मैसेज। फिर चलो फिर करते रहे। हाँ जी।